हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। आज मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का वीकली करंट अफेयर शुरू किया है अभी। तो आज 1 से 7 जैन तक, देन नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट वीक होगा तो फिर 8 से 14 जैन का जो करंट अफेयर होगा वो वीकली कवर किया जाएगा। तो इसमें सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर हो रही हैं। ये करंट अफेयर ना ही सिर्फ तुम्हारे किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोई एवं कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। आज की पहली खबर है, आज की नहीं है, 1 जनवरी की है। पहली खबर यह है कि हाल ही में जापान ने चीन का मुकाबला करने के लिए 5 आंखों वाले गठबंधन यानी कि 5 आई अलायंस देशों में शामिल होने की घोषणा की है। कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? अब ये सवाल का आंसर तो हम बता देंगे, हो सकता है पता भी हो, लेकिन तुम्हें जानना ज़रूरी है कि ये 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस क्या होता है। 5 आईज अलायंस क्या होता है, कौन सी ये कंट्रीज़ हैं? तो भाई थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये 5 आई अलायंस एक तरह से एक खुफिया एजेंसी की तरह काम करती है, मतलब एक तरह से कह सकते हो इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करती है, जिसका काम ये देखो, इसमें 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ये तुम्हारा यूएसए। तो ये 5 देश इसमें शामिल हैं। इनमें इन लोगों ने एकजुट होकर ये चीज़ सोची कि ऐसा करते हैं, हम लोग इकट्ठे होकर एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, हम एक ऐसा अलायंस बनाते हैं जिसमें कि हम सभी पता करेंगे कि पर्टिकुलर कंट्री कहाँ पे क्या, किस तरह की क्या घटना हो रही हैं, किस तरह के क्या क्राइम्स हो रहे हैं जो लोगों के सामने या फिर पूरी दुनिया के सामने नहीं आ पा रहे। तो हमारे ग्रुप्स, मतलब हमारी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर इसका चुपचाप पता लगाएंगी, और कोई गलत काम हो रहा होगा तो उसको दुनिया के सामने लाएंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। तो इस तरह के कामों के लिए इन 5 देशों ने एक ग्रुप बनाया, अलायंस किया, जिसका नाम रखा गया 5 आईज अलायंस। तो यहाँ पर सवाल यही था। और एक चीज़, ये जो न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये तो बाद में आया। इससे सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो ब्रिटेन और यूएसए का एग्रीमेंट था। इसलिए यहाँ पे यूके यूएसए लिखा हुआ है। इसको शॉर्ट में बोला जाता था ब्रूसा। ब्रूसा का मतलब बीआर से ब्रिटेन और यूएसए यूशा। तो ब्रूसा से ये एग्रीमेंट शुरू हुआ था। उसके बाद आज 5 आई अलायंस बन गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड भी जुड़ गए हैं। तो सवाल ये था कि हाल ही में जापान ने इसमें एंट्री की है, मतलब जापान ने कहा भाई हमें भी शामिल कर लो, हम भी तुम्हारे इस ग्रुप का हिस्सा होना चाहते हैं, हम भी खुफिया काम करना चाहते हैं। तो इन अलायंस वालों ने कहा ठीक है भैया आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये था कि इनमें से कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम, अभी मैंने तुम्हें बताया यूनाइटेड किंगडम इसका हिस्सा है, जापान भी है, यूएसए भी है, लेकिन ब्राज़ील नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया ये सवाल? सवाल के साथ साथ आंसर जानना ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर जान लिया बस ख़त्म। ये जानना ज़रूरी है आखिर है क्या ये चीज़ और ऐसा क्यों हुआ, तभी याद रहेंगी। ऐसे करंट अफेयर रटी तो जा नहीं सकती, पता होगा, समझोगे तभी याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एक्सपोर्ट ऑफ विच इंडियन मिसाइल टू अदर कंट्रीज़। हाल ही में भारत सरकार ने अन्य देशों को किस भारतीय मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है? अब भाई इंडिया को अपनी मिसाइल एक्सपोर्ट करनी है, तो उसको अपनी कौन सी मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर तो है आकाश। ये आकाश इनकी मिसाइल है। अब थोड़ा सा आकाश के बारे में जान ले कि भाई ये किस तरह की मिसाइल है। तो बच्चा, ये आकाश तुम्हारी सरफेस टू एयर मिसाइल है। देखो मिसाइल 3 तरह की होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, और तुम्हारी ये सेमी बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अब ये होती क्या है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। फिलहाल तो आकाश तुम्हारी सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो उसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, इतना बात जान गए। लेकिन ये है कैसी, इसको मीडियम रेंज मिसाइल क्यों कहा गया है? देखो आकाश मिसाइल कैसे काम करती है, तुम्हारा जो तुमने लॉकडाउन में खूब रामायण और महाभारत देखी होगी, एक तरफ से तीर चलाते हैं, दूसरी तरफ से तीर चलाते हुए आप बीच में ही आसमान में ही बूम हो जाते हैं। तो हमारी आकाश जो मिसाइल है वो भी, इसका भी यही काम है। उड़ती तो वो सरफेस से छोड़ी जाती है और आकाश में जाकर इधर से दुश्मन की मिसाइल आ रही है और बीच में बूम हो जाता है।
समझ रहे हो? ये मतलब सरफेस टू एयर है, सरफेस से एयर में जाके बूम हो जाती है, मतलब सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी है हमारी? आकाश, ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, जिसका काम होता है एक सरफेस से जाए और दूसरे सरफेस में जाके बूम हो जाए। समझ रहे हो? क्रूज मिसाइल क्या होती है? ये भी तुम्हारी सरफेस टू सरफेस होती है, लेकिन ये इस पैराबोला स्टाइल में नहीं जाती है, घूम के नहीं जाती, वो डायरेक्ट अटैक करती है, एकदम इधर से निकली और इधर बूम कर दिया जाके, ठीक है। तो ये क्रूज मिसाइल हो गई, बैलिस्टिक हो गई, और आकाश सेमी बैलिस्टिक मिसाइल हो गई। कितने टाइप्स की मिसाइल होती हैं समझ में आ गया। अब आकाश को मीडियम रेंज मिसाइल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर करती है, और इससे बेटर मिसाइल भी हैं हमारे पास जो हमारा कई 400-200 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर करती हैं। लेकिन आकाश इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है कि इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है? क्यों 25 किलोमीटर? तो तुम्हें लग रहा होगा डिस्टेंस तो इतना कम है, फिर क्यों इसको इतने ज़्यादा इसकी डिमांड है? इसकी डिमांड इसलिए कि भैया अगर दुश्मन हमारा नज़दीक है, दुश्मन हमारा सर पे बैठा हुआ है, तो और हमारे पास जो मिसाइल है वो 400-200 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए हैं, रेंज को जो कवर करती हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसी मिसाइल का? तो 25 किलोमीटर की मिसाइल इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि दुश्मन हमारा पास में बैठा और हम उसको वहीं दाग दें, हमें ज़्यादा रेंज की मिसाइल की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए आकाश की डिमांड है, जो कि हमारी सरफेस टू एयर सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको डेवलप किया है DRDO ने। और सवाल यहाँ पर क्या पूछा था? सवाल ये पूछा था कि भारत इनमें से कौन सी मिसाइल है जो एक्सपोर्ट कर रहा है? तो भाई हमारी आकाश है जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। इंडिया ने इस मिसाइल को निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। उम्मीद है तुमको ये न्यूज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आफ्सा एक्ट के तहत किस उत्तर पूर्वी राज्य को वितरित क्षेत्र घोषित किया गया है 6 महीने के लिए? अब देखो, ये भी न्यूज़ तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम्हें आफ्सा एक्ट पता चलेगा। ये देखो, आफ्सा एक्ट क्या है? आफ्सा एक्ट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। क्या होता है? इस एक्ट के थ्रू जो हमारी आर्मी होती है, जो मिलिट्री होती है, या कह सकते हो तुम आर्म फोर्स होती है, उसके पास ये स्पेशल राइट होते हैं। भारतीय सेना के पास स्पेशल राइट होते हैं, जो कि बिना किसी वारंट के किसी के भी घर को, किसी भी इंसान को जांच सकते हैं। उनको ये राइट मिल जाता है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है? तो ये भाई साहब किया जा रहा है तुम्हारा नागालैंड में। नागालैंड में आफ्सा एक्ट क्यों लगाया गया है? और क्योंकि बेटा वहाँ पर एक पार्टी है जिसका नाम है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल। ये देखो, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल, ये नागालैंड में एक पार्टी है जिसकी ये डिमांड है कि वो अपना अलग देश चाहते हैं। नागालैंड एक अपना अलग देश चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें आसाम का थोड़ा हिस्सा, थोड़ा मणिपुर का, अरुणाचल प्रदेश का और मेघालय का, इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमें मिला दिया जाए और हम अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं। ये नागालैंड, ग्रेट नागालैंड की डिमांड करते हैं। कौन डिमांड करता है? नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल, वहाँ की एक पार्टी है। तो इसलिए नागालैंड में आफ्सा एक्ट लगाया गया है। समझ रहे हो? ताकि ये ज़्यादा और ना यहाँ पे हिंसा, किसी तरह की हिंसा ना भड़के और किसी भी तरह का देशद्रोह का कोई काम ना कर पाए यहाँ के लोग। और एक चीज़ और, सबसे पहले ये लगाया गया था मणिपुर में। वहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी जिसके कारण यहाँ पर आफ्सा एक्ट लगाया गया। उम्मीद करते हैं तुम्हें आफ्सा एक्ट समझ में आया होगा, क्यों लगाया जाता है और नागालैंड में क्यों लगाया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत के प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर का नाम क्या है? तो नाम तो हम तुम्हें बता रहे हैं, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि एयर ड्रॉप कंटेनर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सहायक NG। क्या है ये एक सहायक NG? तो भैया देखो, इस इमेज में देखो, ये तुम्हें एक ऑरेंज कलर का ये कंटेनर टाइप दिख रहा है, रॉड ऐसी, ये बड़ा सा कंटेनर है। इसको इसलिए बनाया गया है, इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि अगर हम इसको ऊंचाई में ले जाकर नीचे फेंकें ज़मीन पर, तो ये गिरेगा तो टूटेगा नहीं। ठीक है, अब सोच रहे होगे अगर हम पानी में फेंकेंगे तो इसमें पानी तो नहीं घुसेगा, तो इसमें पानी भी नहीं घुसेगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसका काम क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये अपने साथ 50 kg का सामान ले जा सकता है, और कहीं भी जाकर हम इसको फेंक देंगे तो वो सामान उसमें सुरक्षित रहेगा। तो बोलोगे कि भाई इसका हमें क्या ज़रूरत है? इसका हमें ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत इसकी नेवी को है, मिलिट्री को है।
कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत, उन लोगों को ऐसा लगे कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उन तक सामान पहुंचाया जा सके। तो कैसे पता चलेगा ये कहाँ गिरा? तो बेटा इसमें जीपीएस भी लगा हुआ है, और ये डीआरडीओ और एवेंटल ये दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। किसको बनाया है? सहायक एनजी। समझ में आई ये न्यूज़? तो याद रखना, भारत के प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर का नाम क्या है? तो उसका नाम है सहायक एनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अपना क्लाउड स्टोरेज सिस्टम डिजीबॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो भाई ये नन अदर देन हमारे नीति आयोग ने लॉन्च किया है। डिजीबॉक्स क्या है ये क्लाउड स्टोरेज सिस्टम? तो बेटा क्लाउड स्टोरेज सिस्टम एक तरह से जो हमारा डेटा स्टोर रहता है ना, जो हम मान लिया हमारा गूगल ड्राइव पे हम स्टोर करते हैं फ़ोटोज़ वगैरह, और बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं, और हमारा जो फेसबुक है, हमारी कितनी सारी चैट्स होती हैं, हमारे जितने भी मैसेजेस हैं, हमारी जो हमारी पोस्ट है वो हमेशा सेव रहती हैं। तो इनका एक डेटा होता है ना, मतलब एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे ये स्टोर करते हैं। तो भाई हमारा डेटा और सुरक्षित रहे, इसलिए भारत ने अपना खुद का क्लाउड स्टोरेज सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजीबॉक्स। समझ में आया? एक तरह से ये तुम्हारा मेमोरी सिस्टम है जो तुम्हारी चीज़ों को स्टोर कर सकता है और जो सिक्योर रहेंगी। इंडिया का है अपना खुद का, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये देखो डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ का जिक्र हुआ है तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो इसके बारे में, क्योंकि अभी देखो कंटेनर तुम्हारा सहायक एनजी का नाम लिया तो वहाँ भी डीआरडीओ ने उसको विकसित किया। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसके हेडक्वार्टर हैं डीआरडीओ भवन, न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर में नए एम्स की आधारशिला रखी है? तो वो कहाँ रखेंगे बताओ? अगर न्यूज़ पढ़ी हो तो पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है राजकोट। राजकोट में इन्होंने एम्स के निर्माण की क्या रखी है? आधारशिला रखी है। यहाँ पर ये एम्स बनाएंगे, और ये कोरोना काल में इस पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। अगला सवाल है, विच इंडियन एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन फाइंड ₹15 करोड़ बाई सेबी? किस भारतीय उद्योगपति पर सेबी द्वारा 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? भाई ये खबर तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर पहले तुमको बता दें। इसका आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2, मुकेश अंबानी। सोच रहे होगे भाई ऐसा क्या हुआ कि 15 करोड़ का जुर्माना इन पे ठोका गया? तो हुआ यूँ, ये बात कुछ तुम्हारी 2007 की है। 2007 की बात है, जब रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड तुम्हारा जो हमारा रिलायंस, जो आज रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इसको 2007 में ये रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड था। उस वक्त क्या हुआ बेटा कि रिलायंस ने अपने 5% शेयर मार्केट में बेचे। ठीक है, 5% शेयर उसने मार्केट में बेचे। अब उसके पास शेयर का मतलब होता है अपनी कंपनी की 5% हिस्सेदारी उसने मार्केट में दी लोगों को। ठीक है, अब 95% अंबानी के खुद के शेयर थे, 5% लोगों में दे दिए। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें फ़ाइन लगाने की क्या ज़रूरत थी? तो फ़ाइन लगाने का ये था कि 5% शेयर जो अपने उसने मार्केट में निकाले थे ना, तो वो उसने अपने खुद के एजेंट्स के माध्यम से खुद ही खरीद लिए। तो लोगों में ये लगा कि भाई रिलायंस के शेयर तो बहुत धड़ाधड़ बिक रहे हैं, इनके इतनी जल्दी शेयर बिक गए, मतलब कंपनी की जो मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, कंपनी प्रॉफिट में है। तो इस तरह की धांधलेबाजी करके इन्होंने ये जो काम किया था, जो जिसका खुलासा अब हुआ है, जिसकी वजह से सेबी ने इन पर 15 करोड़ का जुर्माना ठोका है। समझ रहे हो? सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो होता है ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। यहाँ तो यही हमारे यहाँ पे भी यही सिस्टम है कि रिजल्ट भले देर से होता है, इंसाफ देर से मिलता है, लेकिन मिलता है। तो ये घोटाला देखो, ऐसा कुछ गलत नहीं था, लेकिन झूठ फरेब से धांधली करके लोगों के बीच में इस तरह से काम, ऐसा लोगों को चीट नहीं किया था। बस थोड़ा सा ये समझ लो कि अपने शेयर्स बेचे और खुद ही खरीदे, ताकि लोगों के मन में ऐसा लगे कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। तो लोग अब जो रियल में अब वो अपने जो शेयर निकाल रही थी, अब वो लोग उसको अच्छे दामों में खरीद पा रहे थे। तो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने ये चाल चली थी, जिसका इनको जुर्माना अब भुगतना पड़ा। समझ गए? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना तुम भैया, ये कोई नहीं, हमारे अंबानी साहब हैं। अगला सवाल है,
इंडिया हैज साइन एन MOU, MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच एशियन कंट्री फॉर यूज ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस यानी कि अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर वाले हिस्से वाली बात की जा रही है, मीजोस्फीयर से ऊपर, है ना, जो कर्मन लाइन से ऊपर का जो भी एरिया है, वहाँ पर सैटेलाइट भेजने की बात किसके लिए की जा रही है? तो भाई इंडिया ने MOU साइन किया तुम्हारा भूटान के साथ। इंडिया ने भूटान से कहा कि भाई साहब अगर तुमको स्पेस में कुछ भेजना है, सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ भी तुम्हें ऊपर पहुंचाना है, हमको याद करें, हम तुम्हारे साथ हैं। याद रखना कि भूटान के साथ इंडिया ने किस तरह का मेमोरेंडम साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज टू बी अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे? तो इसका करेक्ट आंसर है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा को इंडियन रेलवे का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ये VK यादव जी हैं, ये रिटायर हुए हैं, इसके बाद सुनीत शर्मा को इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो ये अब इंडियन रेलवे है तो ऑफ कोर्स हमारा RRB के लिए तो इम्पोर्टेंट होने ही वाला है, तो इस वन लाइनर क्वेश्चन को याद रखना। फिर है, प्राइम मिनिस्टर इज टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6 न्यू लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स इन 6 स्टेट्स, विच सिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड? लाइट हाउस यहाँ पर क्या है? देखो, लाइट हाउस यहाँ पर वो नहीं है कि मतलब बल्ब जल रहा है, एक हाउस बना है उसके ऊपर, होता है ना समुद्र के आसपास लाइट हाउस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये यहाँ पर लाइट हाउस का मतलब है 1000 से अधिक घर बनवाए जाएंगे इस स्कीम के थ्रू, जिसमें पर्यावरण के हिसाब से, जिनको पर्यावरण के हिसाब से संरक्षित बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये लाइट हाउस है। तो जो हमारे मोदी जी हैं, ये इसको 6 राज्यों में इसका फाउंडेशन कर रहे हैं। वो 6 राज्य कौन से हैं? वो 6 राज्य हैं तुम्हारे राजकोट, इंदौर, रांची, चेन्नई, अगरतला और लखनऊ। यहाँ पर सवाल तुमसे पूछा गया था कि विच सिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड, इनमें से कौन सी वो सिटी है जो इंक्लूडेड नहीं है? तो इसमें से तुम्हारी देहरादून इसमें शामिल नहीं होती। देहरादून में अभी ये उनको ये खुशी प्राप्त नहीं हो रही है इस बार, आगे चल के भले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है न्यूमोकोकल बीमारी? न्यूमोकोकल बीमारी का टीका हमारे इंडिया के किस संस्थान ने विकसित किया है? तो बेटा ये किया है हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ने, जो कि आजकल कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए सबसे आगे चल रहा है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ने ये वैक्सीन बनाई है जो कि तुम्हारी न्यूमोनिया जैसी बीमारियों के लिए है। तो इन्होंने ये वैक्सीन बना के तैयार कर ली है। तो थोड़ा सा हम सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आजकल मतलब दवाई वगैरह के चक्कर में इसका बहुत जिक्र हो रहा है करंट न्यूज़ में। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है तुम्हारा पुणे में, और इसके फाउंडर है साइरस एस पूनावाला। नाम बढ़िया है, तो बस ये 2 चीज़ इसमें से याद रखना, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज टू रीनेम विच डिस्ट्रिक्ट एज संभाजी नगर? ये सवाल ही बड़ा दिलचस्प है, इसकी कहानी थोड़ा ध्यान से सुनना। फिलहाल इसका हम आंसर बताते हैं। इसका आंसर है औरंगाबाद। महाराष्ट्र गवर्नमेंट औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या करना चाह रही है? संभाजी नगर करना चाह रही है। और ऐसा क्यों करना चाह रही है, ये जानना तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। तो बात कुछ यूँ है कि तो तुम्हारा औरंगाबाद है, इसको स्थापित किया गया था 1610 में बाई मलिक अंबर। मलिक अंबर एक राजा हुआ करते थे, इनके द्वारा ये औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ज़िला है, इसको विकसित किया गया था। उसके बाद 1681 से लेकर 1682 के बीच में ऐसा देखा गया कि यहाँ पर औरंगजेब आया और वहाँ पे आके बस गया। वहाँ पर उसने अपनी कैपिटल बनाई, और वो कैपिटल उसने इसलिए बनाई ताकि वो डेक्कन में कब्जा कर सके, इसलिए उसने औरंगाबाद में आके औरंगाबाद को अपनी कैपिटल बनाई। और बात ये थी, यहाँ पर मराठा लोग हुआ करते थे, तो मराठा में से वहाँ पर जो तुम्हारे छत्रपति शिवाजी थे, उनके बड़े बेटे जिनका नाम था संभाजी, तो वो संभाजी और औरंगजेब जब मिले तो उनके बीच में किसी भी तरह की कोई भी बातों में सहमति नहीं होती थी। हमेशा औरंगजेब की जो बातें रहती थी वो संभाजी अग्री नहीं करते थे और उनके सामने झुकते नहीं थे। ये तो यहाँ कब्जा करने आए थे, तो संभाजी क्यों झुकें? ये संभाजी से कहते थे, भाई साहब आप अपने किले हमारे नाम कर दो, बाकी उनसे जो भी तुम्हें टैक्स वैक्स मिलता है वो तुम अपना देखते रहो, किले हमारे नाम कर दो। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये हमारी जगह है और हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो इनकी लड़ाई भी हुई, युद्ध भी हुआ और औरंगजेब हार भी गए। तो ऐसा माना जाता है और ऐसा माना गया है कि क्या बोलते हैं, तुम्हारे औरंगजेब ने इस्लाम कबूल करने के लिए भी संभाजी से कहा था, प्रयास किया था कि भाई वो अपना इस्लाम कबूल करें और किले हमारे नाम कर। इसके कारण ऐसा कहा गया भैया कि इसको औरंगाबाद का नाम बदल कर
महाराष्ट्र सरकार की ऐसी इच्छा है कि इसका नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया जाए। थोड़ा हिस्ट्री में चले गए ये लोग, हिस्ट्री बहुत याद रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सवाल समझ में आया कि औरंगाबाद को संभाजी नगर रखने का जो मुद्दा है वो कहाँ से उठा। तो ये कोई नहीं, हमारे जो औरंगजेब जो हमारे नवाब थे ना, उनके थ्रू ये मसला बाहर निकल कर आया। अगला सवाल है तमिल भाषा की रक्षा के लिए तमिल अकादमी की स्थापना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है और संस्कृति। हिंदी देखो कन्वर्ट बहुत गलत कर दिया है यहाँ पर। ये है क्वेश्चन कि विच स्टेट और यूटी इज टू इस्टेब्लिश, कौन सा स्टेट या फिर यूटी तमिल अकेडमी इस्टेब्लिश कर रहा है, क्यों इस्टेब्लिश कर रहा है, ताकि वो तमिल की लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये कोई और नहीं कर रहा है, ये तुम्हारे दिल्ली कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो भाषाएँ हैं और जो कल्चर है तमिल का वो प्रोटेक्ट रह सके। इसकी वजह से यहाँ पर एक तमिल अकेडमी बनाई जा रही है। कहाँ पे? दिल्ली में बनाई जा रही है। वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक। और दिल्ली के जिक्र हुआ है तो दिल्ली का तुम्हारा जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, हर कोई जानता होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के अनिल बैजल। लोकसभा सीट यहाँ की 7 हैं, राज्यसभा 3 है और लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीटें हैं, ठीक है। अगला सवाल है रिसेंटली फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ बर्ड फ्लू इन राजस्थान इज डिटेक्टेड इन विच स्पीसीज ऑफ बर्ड। ये भी आजकल खबरों में बहुत ज़्यादा है। एक वायरस ख़त्म नहीं हो पाता है, दूसरा आ गया और तीसरा भी आ गया, उसका जिक्र भी हम करेंगे। बर्ड फ्लू तुम्हारा क्रो में देखा गया कि भैया इसमें जो कौवा है जो काँव काँव करता है, अब ये फ्लू भी पहुंचाने लगा है। इसका करेक्ट है तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्रो। इसको एक जूनोटिक डिसीज की तरह कंसीडर किया जा रहा है, मतलब ये इंसान से जब कोई चीज़ बर्ड से ह्यूमन या फिर एनिमल से ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है तो वो एक जूनोटिक डिसीज़ बोली जाती है। तो ऐसा इसमें कुछ देखने को मिला है। तो ये फ्लू भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो बच के रहो, कौवों को आसपास भटकने मत दो। आगे बढ़ो। द प्राइम मिनिस्टर इज टू डेडिकेट विच नेचुरल गैस पाइपलाइन टू कंट्री ऑन 5 जनवरी। भाई मोदी जी कौन सी पाइपलाइन डेडिकेट करने वाले हैं? तो वो करने वाले हैं तुम्हारी कोची और मैंगलुरु गैस पाइपलाइन। कोची कहाँ है? कोची है तुम्हारा केरला में। केरला कहाँ है? ये तुम्हारा जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, वेस्टर्न कोस्ट मतलब देखो हमें तुमको पता होना चाहिए, हमारा लेफ्ट साइड होता है वेस्ट, ठीक है, राइट साइड होता है ईस्ट, ऊपर साइड होता है नॉर्थ और नीचे साइड होता है साउथ, ठीक है। जो हमारा केरला है वो यहाँ पर है कहीं वेस्ट में, ठीक, और वेस्ट में ही केरला है। और मैंगलुरु जो है ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो ये दोनों जगह हमारी, अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो हमारा सदर्न एरिया है, या फिर उसको बोल सकते हो तुम साउथ वेस्ट जो एरिया है, वहाँ पर ये दोनों जगह लाई करते हैं। और या फिर बोल सकते हो वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्ट में लाया करते हैं, मतलब वेस्टर्न कोस्ट इसलिए बोला क्योंकि आसपास पानी है, अरेबियन सी है। तो यहाँ पर पाइपलाइन बनाई जा रही है, जो कि इसके बारे में जानकारी दे दें, ये 444 किलोमीटर लंबी है, जिसका जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 5,750 करोड़। और ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इस पाइपलाइन में कौन सी गैसेस जाएंगी? तो वो जाएगी CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LNG यानी कि तुम्हारी लिक्विड नेचुरल गैस। तो ये थी जानकारी तुम्हारी इस सवाल से रिलेटेड। कोची मैंगलुरु गैस लाइन जो कि प्रधानमंत्री जी ने 5 जनवरी को डेडिकेट की है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोरोना वायरस के तनाव, हिंदी छोड़ो, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू आइसोलेट UK वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस स्ट्रेन। कौन सी कंट्री ऐसी है जहां पर कोरोना वायरस का जो नया चरण है, जो एक नया वायरस है वो देखने को मिला है? तो भाई वो है हमारा इंडिया। अभी देखो ये न्यूज़ सुना होगा तुमने, भाई नया वाला वायरस आ गया, ब्रिटेन से आया, बहुत ख़तरनाक है। तो भाई यही है। और इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि हमारे जो बोरिस जॉनसन हैं ब्रिटेन के, वो हमारे चीफ गेस्ट बनकर आने वाले थे 26 जनवरी को, लेकिन क्योंकि इस नए कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा भैया हमारी जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है वो सबसे पहले, ज़िंदगी पहले, बाद में रिपब्लिक डे तो हम रहेंगे नहीं तो स्वतंत्र कहाँ से होंगे, हम गणतंत्र दिवस कैसे तुम्हारा सेलिब्रेट कर पाएंगे ना, तुमको अगली साल बुला लेना, अभी साल रहने दो। ये भी एक न्यूज़ थी, तो इसलिए हम नहीं लाए क्योंकि इसमें कवर हो जाएगी और ये तो पता ही होगा तुम्हें। और ये बताया गया है कि तुम्हारा जो ये
क्या बोलते हैं, जो नया वायरस है कोरोना का, ये कोरोना से 70% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिसके जो न्यूक्लिक मटेरियल है कैसा है, इसको इंडिया के मेडिकल साइंस ने ट्रेस भी कर लिया है। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली ये, इसका पता चल गया है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये है कि वही है कि अभी कोरोना का अभी ढंग से निपट नहीं पाया है, ये नए भाई साहब आ गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड ऑन 4th जनवरी टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के तौर पे 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इनका नाम है तुम्हारा लुइस ब्रेल। देखो ये चीज़ तुम्हें याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो डेज आते हैं ना, वो जो करंट से रिलेटेड होते हैं वही आते हैं, तो इतनी जो लंबी लिस्ट तुम डेज की याद करते हो उन्हें रटने की ज़रूरत ही नहीं है। पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे होते हैं बस वही पूछे जाते हैं। क्यों ये मनाया जाता है? क्योंकि लुइस ब्रेल नामक एक व्यक्ति हैं, ये दिख रहे हैं, ये इनको दिखता नहीं था, तो इनको दिखता नहीं था, ये हाथों से महसूस करते थे शब्दों को, इनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है, जिनका नाम है लुइस ब्रेल। इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 से लेकर इनकी डेथ हुई थी वो 6 जनवरी 1852। तो ये लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हो मोटिवेशन रहे थे, इस वजह से इनके जन्म दिवस के दिन लुइस ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, विच कंट्री हैज़ अमेंडेड नेशनल एंथम टू ऑनर इंडिजिनस पीपल। ये सवाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कौन से देश ने अपना जो राष्ट्रगान है उसमें चेंजेस लाए। वो हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऐसा क्यों? अभी कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ थी कि वहाँ की एक लेडी ने इस चीज़ पे क्वेश्चन किया था, मतलब ये मांग भी की थी कि हमें ये चेंज करना है। क्या चेंज करना था, क्यों चेंज करना था? तो उनके नेशनल एंथम में एक लाइन थी, वी आर यंग एंड फ्री, जिसको चेंज करके अब कर दिया गया है फॉर वी आर वन एंड फ्री। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है, जो आज एक कॉन्टिनेंट भी है, यहाँ पर आज ऑस्ट्रेलियन रहते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले कोई नहीं रहता था, आदिवासी लोग रहते थे। उसके बाद ब्रिटेन से आए हुए लोग जो ऑस्ट्रेलिया में बस गए, इन्होंने उन आदिवासियों को वहाँ से भगा दिया और जाके वहाँ पे वो लोग बसे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा देश तो था नहीं, हम तो बाहर से आकर यहाँ पर बसे और हमने इन लोगों को भगाया, इनको परेशान किया, तो हम ये कैसे लिख सकते हैं कि फॉर वी आर यंग एंड फ्री, कि हम यंग हैं और फ्री हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ को कन्वर्ट करके चेंज कराया फॉर वी आर वन एंड फ्री। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग द थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री ऑफ राइस इन द वर्ल्ड डिसाइडेड टू इम्पोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया। कौन सी इसमें से जो तीसरी एक्सपोर्टर है कंट्री की, वो राइस को इम्पोर्ट करने जा रही है इंडिया से? तो वो कोई और नहीं है, तुम्हारे वियतनाम है। अब सोच रहे होगे कि ये थर्ड एक्सपोर्टर है, उसके बावजूद भी ये इम्पोर्ट कर रहे हैं, इनका तो ऑलरेडी इतना राइस होता है, फिर क्यों ये इंडिया से इम्पोर्ट करना चाहते हैं? भैया ये दिमाग चला रहे हैं, इनको लग रहा है कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन है, आगे चल के ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो इनके यहाँ जो ये चावल अपना बेचते हैं वो 36 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचते हैं, और इंडिया 21 रुपये पर किलो चावल को एक्सपोर्ट करता है। 21 रुपीज़ पर केजी इंडिया राइस को एक्सपोर्ट करता है। तो ये सोच रहे भाई खरीद लें, रख लें, फिर हम महंगे दामों में बेचेंगे। तो ये तो थी वियतनाम की कहानी, जो 2021 में 70,000 टन चावल इंडिया से इंपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा तुम्हें बताएं, अगर वियतनाम थर्ड एक्सपोर्टर है तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? इंडिया है, सेकेंड नंबर पे थाईलैंड है, और थर्ड नंबर पे वियतनाम राइस का एक्सपोर्टर है। और चाइना क्या चावल तो होता है, नंबर 1 प्रोडक्टिविटी है, लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं ज़्यादा करता है। तो नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, चावल की प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है? तो चाइना में होती है। और एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन रख लो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, फिर पंजाब में होता है, देन उसके बाद यूपी में होता है। तो ये थी ये खबर। अगले सवाल है हमारा, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू विच आइसोलेटेड प्लेस। हाल ही में भारत सरकार ने 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, किस पृथक स्थान पर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एंटार्क्टिका इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इंडिया अपना 40वां मिशन भेज रहा है और 40 लोगों को भेजा जा रहा है। इसमें 40th मिशन है और 40 लोगों को भेजा जा रहा है। एंटार्क्टिका कहाँ है? एंटार्क्टिका हमारा साउथ पोल में,
जहाँ पर 40 लोगों को भेजा जा रहा है। और इसको एक वेसल है जिसका नाम है वेस्ली ग्लोविन आइस क्लास वेसल, जिसमें 40 मेंबर को यहाँ पर भेजा जा रहा है। यहाँ पर क्यों भेजा जा रहा है? ताकि यहाँ पर कुछ ये रिसर्च कर सके। ठीक है, ये अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन है जहाँ पर इंडियन स्पेस क्या, यहाँ पर हर किसी कंट्री के लोग यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर किसी का कोई कब्जा नहीं होता है, वहाँ पर जाके अपना रिसर्च वगैरह करते हैं। वहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं, देखते हैं कि भाई क्या कोई चीज़ नहीं मिली या फिर पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, ये सारे अपने वहाँ पे रिसर्चेस वगैरह करते हैं, इसलिए इनको भेजा जाता है। ठीक है, तो याद रखना अंटार्कटिका में भेजा गया है। और किस वेसल के थ्रू, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं फिलहाल, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तुम्हें स्टैटिक डेटा है रख सकते हो। नेक्स्ट ये देखो, ये सवाल है तुम्हारे, ये प्रोफेसर जीन जैक्विस म्यूम्बे तम्फम, नाम इतना हैवी होता है भाई, ने क्या किया है? ईबोला वायरस जैसे खतरनाक संक्रमण के बारे में चेतावनी दी है। ईबोला वायरस जैसे खतरनाक संक्रमण, कौन सा है वो संक्रमण? डिसीज एक्स। इन्होंने कहा है कि भाई ये ईबोला वायरस से भी भयानक डिसीज है, तो बच के रहो। और ये जो तुम्हारे ये अंकल जी हैं जिनका नाम है जीन जैक्विस म्यूम्बे तम्फम, ये अफ्रीका के हैं और यहीं पर इन्होंने इस बीमारी की खोज की है। अगला सवाल है, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो हैज़ रिलीज्ड अ डिकेड प्लान फॉर विच पीरियड? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किस अवधि के लिए 1 दशक की योजना जारी की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2021 से लेकर 2030 का इन्होंने प्लान निकाला है। इस प्लान में इन्होंने, जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं के सिवन, इनका नाम याद रखना, इन्होंने अगले 10 साल की पूरी स्कीम तैयार कर दी है, जिसमें कि ये चंद्रयान 3 ये मिशन अपना निकालेंगे, गगनयान, और फिर आदित्य L1, IDRS यानी कि इंडियन डेटा रिले स्पेस सैटेलाइट। चंद्रयान 3 और गगनयान तो सभी जानते होंगे, आदित्य L1 पहली बार सुना होगा। आदित्य को जो सिनोनिम है पर्यायवाची, वो सूर्य, इसका मतलब ये है कि सूरज की तरफ जाने वाली या सूरज की तरफ भेजा जाने वाला सैटेलाइट जिसका नाम है आदित्य L1, इसको भेजा जाएगा। ठीक, बाकी IDRS इंडियन डेटा रिले स्पेस सैटेलाइट, तो ये तो डेटा वाली सैटेलाइट है, इसको तो ये नॉर्मल है, तो ये इन्होंने अभी से तैयार कर दिए और ये 2022 तक पहुंच जाएंगे, ये कहा है अगले 10 साल के लिए। और ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए क्योंकि यहाँ पर जो के सिवन है, इनका जो कार्यकाल है ये 2022 तक बढ़ा दिया गया, 14 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है ना। तो ये चीज़ भी याद रखना, अभी भी इसरो के चेयरमैन तुम्हारे के सिवन ही हैं। अगला सवाल है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टू कंस्ट्रक्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। भाई ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंडिया ने एक तैरता हुआ सोलर एनर्जी जो प्रोजेक्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करने की बात की है भारत सरकार ने। कहाँ पर वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? तो ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ओमकारेश्वर डैम, नर्मदा रिवर के ऊपर। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन देगा, जिसकी लागत आएगी 3000 करोड़ कुल लागत आएगी, और इसको मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही, ये भी अच्छा इम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड किसान कल्याण मिशन फॉर बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स? ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ महारत्न कंपनी? सेल का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी सोमा मंडल हैं, रानू मंडल से याद रखना, सोमा मंडल। और महारत्न कंपनी, देखो भाई महारत्न कंपनियां वो होती हैं जिनका टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा होता है, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और महारत्न कंपनी बनने से पहले उन्हें नवरत्न होना पड़ता है, उसके बाद वो महारत्न होती हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्न कंपनियों में से एक है। इसके अलावा तुम्हारी HAL है, तुम्हारी ऑयल ONGC है, ये सारी महारत्न कंपनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल हैज़ रीस्टोर्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद विच कंट्री आफ्टर साइनिंग एन एग्रीमेंट? खाड़ी सहयोग परिषद ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद किस देश के साथ राजनयिक संबंध बहाल किए? तो इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारे कतर।
कतर को वापस से इसमें जीसीसी में शामिल कर लिया गया है। थोड़ा सा जीसीसी के बारे में भी जान लेते हैं भाई क्या है, फिर न्यूज़ देखते हैं। गल्फ कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, और इसमें कितने इसमें जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो शामिल हैं। कौन कौन सी? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक्सेप्ट इराक। इराक के अलावा सारी कंट्रीज इस गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में शामिल हैं। सवाल ये उठता है कि कतर को क्यों निकाला गया था और क्यों अब इसको शामिल किया गया है। तो कतर को 2017 में बाहर किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि कतर का एक अखबार है अल जजीरा, सुना होगा। अल जजीरा न्यूज़पेपर में ये सऊदी अरेबिया का क्रिटिसिज्म करते थे, आलोचना करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से कतर को इस जीसीसी जो इनका ग्रुप है इससे बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अब जो हमारे ट्रम्प हैं जो हार चुके हैं, इन्होंने इनके बीच में समझौता करवाया, इनका जो मैटर है उसका सॉल्व करवाया, तब जाके इनको कतर को वापस से जीसीसी का मेंबर बनाया गया है। इनसे पहले कहा गया था कि जाओ हम तुमसे सारे संबंध, सारे रिश्ते नाते तोड़ते हैं, लैंड, एयर, वाटर, किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। कतर ने कहा भाई अब हमें माफ़ कर दो, अब हम थोड़ा सा एक ही जगह के लोग हैं, थोड़ा सा मिलजुल के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जीसीसी के 6 मेंबर्स हैं, याद रखना कौन कौन से? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। गल्फ कंट्रीज़ अगर याद होंगी तो बस याद रखना, जिसमें ये याद रखना कि इराक इसका मेंबर नहीं है, ठीक। जीसीसी का हेडक्वार्टर है तुम्हारा रियाद, सऊदी अरेबिया, और इसका फाउंडेशन हुआ था 25 मई 1981 अबू धाबी, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर याद रखना ना, कतर है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ इज टू इंस्टॉल इट्स इको फ्रेंडली बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी इन मेट्रो ट्रेन्स ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट में डीआरडीओ अपनी इस टेक्नोलॉजी को लाना चाहता है? वो महाराष्ट्र की मेट्रो है उसमें लाना चाहता है। ऐसी देखो थोड़ी जो गंद आती है ना ट्रेन्स वगैरह से, वो दूर हो जाए, इसकी वजह से ये इको फ्रेंडली बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी को लाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिफ्यूज फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ विच प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा जो नई संसद भवन हमारा बनने वाला है दिल्ली में, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसको इसके रिव्यूज़ के लिए, मतलब इसके अप्रूवल के लिए इसको भेजा गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये हमारी नई संसद का निर्माण होने वाला है, संसद भवन का, दिल्ली में, है ना, उसी की बात की जा रही है। और ये इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सीधा सीधा बनेगा जो आज का है, और ये 4th फ्लोर मतलब 4 मंजिला होगा, और अक्टूबर 2022 तक बन के कम्प्लीट हो जाएगा। टाटा कंस्ट्रक्शन इसमें काम करेगा, और ये ट्रायंगुलर शेप में होगा, ठीक है। इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं। संसद भवन का निर्माण 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, और जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है वो 2024 तक बन के कम्प्लीट होगी, समझ गए हो। और सोचोगे पुरानी संसद जो हमारी पार्लियामेंट, उसका क्या? तो भैया क्या उसको तुम अब घूमने जाना, वहाँ पे देखना कैसे कहाँ क्या क्या हुआ था, बहुत मज़ा आएगा वहाँ घूमने में, जब उसको घूमने लायक कर दिया जाएगा। अभी जब तक ये बन के नहीं तैयार होती तब तक थोड़ा सब्र करो। अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज द ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। इंडिया ने ड्राफ्ट पॉलिसी अपनी किस रीज़न में रिलीज़ की है? आर्कटिक क्षेत्र में रिलीज़ की है। आर्कटिक क्षेत्र में गवर्नमेंट जो क्या करने वाली है, क्या करेगी, तो उससे रिलेटेड एक ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज़ की है। आर्कटिक रीजन हमारा कहाँ पर है? नॉर्थ पोल में, ऊपर के साइड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यक्षगान आर्टिस्ट डाइड वाइल परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। यक्षगान इज़ अ थिएटर फॉर्म ऑफ विच स्टेट। किस राज्य का ये परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस है? तो ये है नन अदर देन कर्नाटका। और ये भी भाई याद रखना, क्योंकि ये भी डांस फॉर्म तुम लोग याद करते हो, तो कैसा याद करें, कौन सा याद करें, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो न्यूज़ में रहते हैं वही पूछे जाते हैं। यक्षगान तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट है, कर्नाटका का क्लासिकल नृत्य है, और नृत्य है, क्लासिकल डांस है, जिसकी परफॉर्मेंस करते करते एक व्यक्ति की स्टेज पे ही मृत्यु हो गई। तो तुम्हें बस ये याद करना कौन है वो व्यक्ति, इतना पता होना चाहिए कि यक्षगान किस राज्य का क्लासिकल नृत्य है। ये तुम्हारा जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके लिए होता है, ठीक है। तो आज के सवाल पूरे होते हैं। उम्मीद करते हैं तुम्हें मज़ा आया होगा और न्यूज़ भी सारी समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक हम लाएंगे अगले 7 दिनों की इम्पॉर्टेंट खबरें। तब तक के लिए
नमस्कार, अलविदा। और न्यूज़ को दोबारा से देख लेना, इंपॉर्टेंट सारी खबरें हैं। और पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी करना। ओके, बाय बाय।